नमस्कार एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स का 21st वीडियो लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के 30 एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस को। और ये चैनल पे एमसीक्यूज़ का जो है 6th सेट है। आज भी हम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इस एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं आप लोगों से पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करूँगा आप लोगों के लिए वो बेस्ट रहने वाला है। चाहे फिर आप कोचिंग लगा लो या फिर अपने दोस्त से पूछ लो या फिर इंटरनेट पे दूसरे तरीक़ों को भी आप यूज़ कर लो, या फिर आप जो है मॉक टेस्ट परचेज कर लो एक, फिर उसकी क्वेश्चंस और हमारे क्वेश्चंस को जो है कंपेयर करके देख लो। आप लोगों को जो है क्लियर डिफरेंस दिख जाएगा कि हम यहाँ पर किस लेवल के क्वेश्चंस को जो है कर रहे हैं, वो भी कितने आसान तरीके से। अगर आप मेरे वर्क को पसंद करते हैं, आप लोगों को यहाँ पे जो है मेरा वर्क पसंद आता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पूरा जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम यहाँ पे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्रैक करने के लिए। अगर आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक करना चाहते हैं तो जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ या मेरे जो भी कंसेप्ट रहते हैं उनको जो है सीरियसली फॉलो करें, क्योंकि अब तो टाइम भी थोड़ा सा ही बचा है, अभी सीरियस थोड़े से हो जाएंगे तो आगे उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, तो अपना ही फ़ायदा है ना। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। इन H2O द फिगर 2 इज़ अपियर्ड लोअर विच इफेक्ट हैज़ बीन अप्लाइड। तो यहाँ पे बोल रहा है जो हमें H2O दिखाई दे रहा है यहाँ पे फॉर्मूला, तो उसमें जो 2 प्लेस्ड किया गया है लोअर साइड को, इसे हम जो है किस इफेक्ट से जानते हैं या फिर यहाँ पे कौन सा इफेक्ट अप्लाई किया गया है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। इसे बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं हम इसे। जो हमारी जो है बेस में कहीं चीज़ें रहती है उसे हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो टॉप में चीज़ें रहती है उसे हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। पहले भी किया हुआ हमने ये। ए प्रोटोकॉल यूज टू कंट्रोल द सिक्योर सेंडिंग ऑफ डेटा ऑन द इंटरनेट इज़। कोई भी प्रोटोकॉल जो हम यूज़ करते हैं डेटा को सिक्योरली सेंड करने के लिए इंटरनेट में, तो इनमें से वो कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं ये हम लोगों ने बताना है। तो इसका सही आंसर बी है, HTTPS प्रोटोकॉल है। जब हम लोग कहीं वेबसाइट पे जाते हैं इंटरनेट पे या कहीं ट्रांजेक्शन्स करते हैं, शॉपिंग करते हैं वगैरह वगैरह, तो हम वहाँ पे देखेंगे ऊपर जो बार रहती है टॉप में, अगर तो वहाँ पे HTTPS दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हम जो भी आइडेंटिटी दे रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम सेंड कर रहे हैं वो सिक्योर है हमारी, क्योंकि S वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है ना सिक्योर। अगर वहाँ पर S नहीं है, HTTP ही है सीधा, तो इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट जो है उतनी सिक्योर नहीं है। तो आप लोगों ने आगे इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डैश इज़ ए टेक्निक ऑफ टेम्परेली रिमूविंग इनएक्टिव प्रोग्राम्स फ्रॉम द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन सी टेक्निक है जो कंप्यूटर सिस्टम में जो इनएक्टिव प्रोग्राम्स रहते हैं उन्हें जो है टेम्परेली तौर पे रिमूव कर दें। तो वो कौन सी टेक्निक रहने वाली है? स्वैपिंग वो टेक्निक रहती है। इसमें क्या रहता है कि मान लो बात कि हम किसी सॉफ्टवेयर पे या किसी प्रोग्राम पे जो है वर्क कर रहे हैं, फिर हमें वहाँ पे वर्क हमने कर लिया है, तो अब हम उसे जो है रिमूव कर देंगे ना, ताकि हमारे कंप्यूटर पे ज़्यादा लोड ना पड़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वैपिंग बोलते हैं। कई बार हम अपने मोबाइल फ़ोन में भी तो देखते हैं, जैसे हम ऐप्स को स्वैप करते रहते हैं, रिमूव करते रहते हैं, तो उसके लिए हमें स्वैप करनी पड़ती है ना ऐप को, ताकि जो हमारी इनएक्टिव जो है प्रोग्राम है उसको हम जो है रिमूव कर सके, वो भी टेम्परेरी तौर पर, हमेशा के लिए नहीं। शायद आ गया होगा आप लोगों को समझ। नेक्स्ट देखते हैं। द मेमोरी एलोकेशन स्कीम सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज़। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन स्कीम जो हमारी रहती है किसके सब्जेक्टेड टू फ्रेगमेंटेशन के रिगार्डिंग, तो वो कौन सी रहती है इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रेगमेंटेशंस का मीनिंग क्या रहता है। फ्रेगमेंटेशंस होता है कि जब हम डेटा को स्टोर करेंगे कंप्यूटर में तो हमें अपने जो है ठीक से दिखाई देगा। जैसे ये हमारा फोल्डर में मूवी है, इस फोल्डर में हमारे सॉन्ग्स है, इस फोल्डर में हमारी जो है इमेजेस है, तो हमें तो अच्छे से दिखाई दे रही है ना कि यहाँ पे हमारी मूवी है, यहाँ पे हमारे सॉन्ग्स है, यहाँ पे हमारी इमेजेस है। बट जहाँ पे वो डेटा जो है स्टोर हुआ होगा वहाँ पे डेटा जो है इधर उधर स्टोर किया हुआ होगा, ऐसे सीरियल में डेटा स्टोर नहीं किया होगा जैसे हमें दिखाई दे रहा है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि डेटा जो है बिखरा हुआ सा स्टोर रहता है मेमोरी सिस्टम में। तो जब हम उस डेटा को रिकॉल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है देरी से जो है थोड़ा सा ओपन होएगा, मतलब थोड़ा सा देरी से हमें जो है प्रोसेस करके देगा, क्योंकि वहाँ पे जो डेटा जो है इधर उधर बिखरा हुआ है ना, तो देरी से उतना ज़्यादा तो नहीं देगा, बट 1-2 सेकंड भी अगर डिले हो जाए तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे? डिले ही बोलते हैं ना, देर ही बोलेंगे ना कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि डेटा जो है बिखरा हुआ सा रहता है। तो इस बिखरे हुए डेटा को जो हम एलोकेशन स्कीम जो रहती है
उसकी कौन सी रहती है, सेगमेंटेशंस बोलते हैं हम उसको। अब सेगमेंटेशन में क्या रहेगा कि डेटा को जो है कम सेगमेंट में जो है डिवाइड कर दिया जाएगा, और जब हम उससे रिकॉल करते हैं तो वो तेज़ी से जो है फास्टली जो है ओकेर होके आ जाएगा हमारे पास। तो इसका सही आंसर क्या है, ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज ए टेक्निक ऑफ इम्प्रूविंग द priority ऑफ प्रोसेस वेटिंग इन क्यू फॉर सीपीयू एलोकेशन। तो यहाँ पे एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है इनमें से वो कौन सी टेक्निक है जो priority ऑफ प्रोसेस को इम्प्रूव कर दे, जो सीपीयू की एलोकेशंस के लिए जो है लाइन में वेट कर रहा होगा कि कब उसे सीपीयू जो है अलॉट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहले समझना है कि सीपीयू किन प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट करता है पहले, या किन प्रोसेस को जो है अलॉट होता है सीपीयू पहले। सीपीयू जो है हाई लेवल प्रायोरिटी प्रोसेस को जो है पहले एग्जीक्यूट करेगा, और लो लेवल प्रायोरिटी प्रोसेस को जो है बाद में एग्जीक्यूट करेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टारवेशन बोलते हैं, जिसमें हाई पहले करेगा और लो बाद में करेगा। मान लो बात की यहाँ पे नंबर ऑफ हाई लेवल प्रायोरिटी प्रोसेस जो है ज़्यादा है, तो फिर लो लेवल प्रायोरिटी प्रोसेस तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे ना। तो इस ड्रॉबैक्स को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हम किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, एजिएशन टेक्निक का यूज़ करता है। एजिएशन टेक्निक में क्या रहता है कि जो भी हमारा लो लेवल प्रायोरिटी प्रोसेस रहेगा जो वेट कर रहा होगा लाइन में, उसके टाइम के हिसाब से उसकी प्रायोरिटी को जो है इंक्रीज़ कर देगा। मान लो बात की कोई प्रोसेस है सीपीयू को अलॉट करने के लिए वो 10 मिनट से वेट कर रहा है, तो एजिएशन क्या करेगा, उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज़ कर देगा, और जब उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, तो उसे सीपीयू को अलॉट कर देगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर कर लें। बी इसका सही आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए ग्रामर फॉर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ए फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ग्रामर क्या रहती है, और इनमें से किसकी वो फॉर्मल डिस्क्रिप्शन रखती है ग्रामर। यहाँ पे हम लोगों ने याद रखना है कि एग्जामिनर ने जो है क्वेश्चंस को घुमा दिया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ग्रामर वर्ड को ऐड कर दिया है हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ग्रामर की जो है मीनिंग समझना पड़ेगा कि ग्रामर अपने आप में क्या मीनिंग रखता है। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें ग्रामर की जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है ना ग्रामर में। जैसे मान लो बात की अगर हमने हिंदी को सीखना है तो पहले हमें हिंदी की ग्रामेटिक नॉलेज होनी चाहिए ना, तब हम स्पीक कर पाएंगे, लिख पाएंगे हिंदी को, कि हिंदी जो है कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पर भी हमें हमसे वही पूछ रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिटेल फॉर्मल डिस्क्रिप्शन के लिए जो ग्रामर रहती है इनमें से कौन सा रहता है। तो सी इसका सही आंसर है, स्ट्रक्चर इसका सही आंसर है। अब स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। मान लो बात की हमारे क्लास में कोई राम स्टूडेंट है, 10th क्लास में वो पढ़ता है, उसकी जो है 15 साल उसकी एज है, और क्या बोलते हैं उसका जीपीए कितना है, उसकी रोल नंबर क्या है, और उसका आधार नंबर वगैरह वगैरह क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम क्या है स्ट्रक्चर में जो है सेव करके रखेंगे। जब हम प्रोग्राम को वहाँ पे राम का कोई भी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करेंगे कि भाई 15 साल का स्टूडेंट्स कौन है, तो वहाँ पे राम लिखा है कि वहाँ पे जो रोल नंबर अगर उसका डालेंगे तो वो कौन है, तो वो राम का लिखा हुआ आएगा। नाम लिखेंगे तो वो भी राम को जो है रिकॉल कर देगा आउटपुट में। तो यहाँ पे जो ग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो ग्रामर की तरह वर्क करता है वो कौन सा करता है, स्ट्रक्चर करता है, और फॉर्मली डिस्क्रिप्शन है किसी भी प्रोग्राम के लिए। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेना। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, लेटेंसी टाइम इस लेटेंसी टाइम क्या है ये हम लोगों ने बताना है। तो लेटेंसी टाइम को समझने के लिए सबसे पहले हम जो है टीसीपी आईपी मॉडल के प्रोसेस को समझ लेते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल में क्या रहता था कि जब हम कोई डेटा को सेंड करते थे रिसीवर में, तो हमें एक एक्नॉलेजमेंट बिट वापस आ जाती, रिसीव हो जाती थी कि भाई जो आपने डेटा सेंड किया है रिसीवर को वो जो है वहाँ पर पहुँच गया है। अब वहाँ पर प्रॉपर फॉर्म में पहुँचा या वहाँ पर ओवरफ्लो हुआ, यहाँ पे या वहाँ पे ज़्यादा लोड जनरेट हुआ, वो तो नहीं हमें टीसीपी आईपी मॉडल बोलता था। तो लेटेंसी टाइम क्या रहता है कि जो डेटा करने में जो टाइम हमारा लग रहा है और वापस एक्नॉलेजमेंट बिट आने में जो टाइम लगता है, वो उस कुछ टाइम को रिकॉर्ड कर देता है। मान लो कि 2 सेकंड में हमारा डेटा जो है रिसीव हो गया, और रिकॉल क्या बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट बिट भी हमें रिसीव हो गई है। तो जो हम डेटा को दोबारा सेंड करेंगे वो 2 सेकंड में उसको स्प्लिट कर देगा कि 2 सेकंड, ताकि वहाँ पे हैवी ट्रैफिक भी जनरेट ना हो। तो ये रहता है लेटेंसी टाइम में। शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब कॉमन एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो बात की हम नलके में जो है बकेट को फिल कर रहे हैं, तो हमें पता है ना कि बकेट जो है 2 मिनट में भर जाएगी, तो फिर हम उसके बाद दूसरी बकेट को लगाएंगे ताकि जो है पानी ओवरफ्लो ना हो। तो लेटेंसी टाइम में भी यही रहता है कि जो डाटा जो है 2 सेकंड में अगर रिसीवर को रिसीव हो गया तो फिर 2 सेकंड बाद और भेजेगा, ताकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट ना हो या फिर डाटा ओवरफ्लो ना हो। तो लेटेंसी टाइम का इसका सही आंसर क्या है, ए इसका सही आंसर है। टाइम टू स्पिन द नीडेड डाटा अंडर हेड। ठीक है, जो टाइम स्पिन करता है अंडर हेड में, वहाँ पे जो भी रिकॉर्ड कर रहा होगा उसको टाइम को लेटेंसी रेट बोलते हैं, और ए इसका सही आंसर है। आप लोगों ने इसको भी जो है ठीक से याद कर लेना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेजोल्यूशन ऑफ वीडियो डिस्प्ले इमेज। तो इनमें से वो कौन है जो वीडियो डिस्प्ले इमेजेस की जो है रेजोल्यूशन को अफेक्ट नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ए है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या मीनिंग रखता है? बैंडविड्थ तो हमें बताता है कि जो पाथ हम यूज़ कर रहे हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए वो जो है कितनी मैक्सिमम रेट से जो है डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। वो कौन बताता है? हमें बैंडविड्थ से हम पता लगा सकते हैं। बाकी इन तीन चीज़ों से तो जो है वीडियो डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन होता है इमेज का उसको अफेक्ट करती है। बाकी ये तीन चीज़ें आगे देखते हैं। द मेन रीज़न टू इनक्रिप्ट ए फाइल इज़ टू, हमारा मेन रीज़न क्या रहता है फाइल को इनक्रिप्ट करने का? सिक्योर इट फॉर ट्रांसमिशन। हम इसे सिक्योर करते हैं ट्रांसमिशन में ताकि जो है थर्ड पार्टी जो एक्सेस ना मिले या फिर डाटा को इंटरप्ट ना हो जाए हमारा किसी से, या इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, इस वजह से हम इसको इनक्रिप्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। LRU पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज़, हमने यहाँ पे बताना है कि LRU पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो है इनमें से क्या रहती है और LRU क्या स्टैंड करता है। लिस्ट रिसेंट यूज्ड रहता है LRU मीन्स। और इसकी जो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है उसमें क्या रहता है कि मान लो बात की अगर कोई पेज है वो प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस को ज़्यादा यूज़ कर रहा है या हैवनली यूज़ कर रहा है तो वो फ्यूचर में भी वो पेज जो है उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। ऐसा करके जो है इस पॉलिसी में जो है डिस्क्राइब रहती है, इस पॉलिसी में प्रोसेस रहता है। जो पेज पिछले इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा यूज़ कर रहा है उसे फ्यूचर में उन इंस्ट्रक्शन को है ज़्यादा शो कर दिया जाएगा। अगर जो पेज प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस को कम यूज़ कर रहा है उसे फ्यूचर में जो कम इंस्ट्रक्शंस को शो कर दिया जाएगा या फिर उसे जो है वहाँ से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये रहता है इस पॉलिसी में LRU जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी में। अगर पेज कम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है या यूज़ कर रहा है तो उसे जो है वहाँ से जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल प्रोसेस स्टेट। इनमें से जो है कौन सा जो है फंडामेंटल प्रोसेस स्टेट नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम में? वो कौन सा है? ब्लॉक्ड जो है फंडामेंटल प्रोसेस सिस्टम नहीं है। डी इसका सही आंसर है। ODBC स्टैंड फॉर, ODBC स्टैंड करता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी से स्टैंड करता है ODBC। आगे देखते हैं। विच टू फाइल्स आर यूज ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द DBMS। तो हमने यहाँ पे बताना है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशन के दौरान किन दो फाइलों का यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, डाटा डिक्शनरी एंड ट्रांजेक्शन्स लॉग। डाटा डिक्शनरी में क्या रहता है कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन सेव रहती है रिगार्डिंग डाटा, कि डाटा का टाइप क्या है, डाटा को क्यों यूज़ किया जाएगा, डाटा का रिलेशन क्या है, डाटा का मीनिंग क्या है, वगैरह वगैरह जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो डाटा डिक्शनरी में रहेंगी। और डाटा को कब एग्जीक्यूट किया गया, कैसे एग्जीक्यूट किया गया और कितने डाटा को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया, वो सारी हिस्ट्री कहाँ पे रहेगी? ट्रांजेक्शन्स लॉग में रहेगी। तो इसका सी सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन टू कंप्यूटर्स। तो दो कंप्यूटर्स के बीच में अगर कम्युनिकेट करना है हमने तो इनमें से हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है ये हमने बताना है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है, प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट रहती है, कम्युनिकेशन हार्डवेयर भी होने चाहिए, ऑब्वियसली बात है। और देखते हैं ऑल ऑफ द अबव इंक्लूडिंग एक्सेस टू ट्रांसमिशन मीडियम। तो इसका जो है डी सही आंसर है कि ऊपर वाले सारे स्टेटमेंट भी सही है और एक एक्सेस रहना चाहिए ट्रांसमिशन मीडियम के लिए। तो ये इसका डी सही आंसर है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज टू यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स डेटा ट्रांसमिशन। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जब हम डेटा को फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के द्वारा ट्रांसमिट करते हैं तो इनमें से कौन सी एडवांटेजेस रहती है। अब देखते हैं कि कौन सी एडवांटेजेस रहती है। रजिस्टेंस टू डाटा थेफ्ट, ये भी सही है कि हम डाटा को थेफ्ट करने से जो है बचा सकते हैं। फास्ट डाटा ट्रांसमिशन रेट, हमें पता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो है डाटा रेट की ट्रांसमिशन स्पीड जो है बहुत हाई रहती है। लो नॉइज़ लेवल, यहाँ पे लो नॉइज़ लेवल रहता है। तो डी इसका सही आंसर है कि ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसमिशन मीडियम। इनमें से कौन सा जो है ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। तो मॉडम जो है ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। तो मॉडम क्या है? मॉडम तो है डी मॉडुलेट और डी मॉडुलेशन के लिए हम जो यूज़ करते हैं मॉडम को यूज़ करते हैं। मतलब कि एनालॉग सिग्नल को जो है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए भी हम मॉडम का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे टेलीफोन केबल्स की सिग्नल रहता है उसको मॉडम से जो है वायरलेस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। एक टेक्निक फॉर डायरेक्ट सर्च इज, अगर हमने डायरेक्ट को सर्च करना है बिना टाइम का जो है कम यूज़ करके तो उसके लिए कौन सी टेक्निक है? हैशिंग उसके लिए टेक्निक है। हैशिंग से हम जो है जल्दी चीज़ों को जो लाइब्रेरी से रिकॉल कर सकते हैं। डी इसका सही आंसर है। टू मेन मेजर फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम्स आर, ठीक है। तो हमने वो दो मेन मेजर्स बताने हैं जो एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को बताते हो, तो ये हमने बताना है। तो सी इसका सही आंसर है। टाइम एंड स्पेस हमें बताता है कि एल्गोरिदम की एफिशिएंसी क्या है। अगर मतलब एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रही है और एग्जीक्यूट होने में और कितना स्पेस ले रही है, तो ये दो पॉइंट है जो हमें एल्गोरिदम की एफिशिएंसी बताते हैं। आगे देखते हैं।
द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। ठीक है, तो मेमोरी एलिमेंट क्या रहता है एरे के लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए, एरे के फर्स्ट एलिमेंट के लिए मेमोरी एड्रेस क्या रहता है ये हमें बताना है। तो इसका डी सही आंसर है, बेस एड्रेस जो है वो मेमोरी एलिमेंट रहता है एरे के फर्स्ट एलिमेंट के लिए। द टर्म पुश एंड पॉप इज़ रिलेटेड टू द, तो हमें बताना है कि जो हमारी टर्म है पुश एंड पॉप वो यहाँ पे किस से रिलेटेड है, जो हमें ऑप्शन दिए गया है। तो इसका सही आंसर है सी, स्टैक से रिलेटेड है। अब हम यहाँ पे जो है स्टैक को समझ लेते हैं कि स्टैक क्या मीनिंग रखता है अपने आप में। स्टैक इज एन अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, एक अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है स्टैक, जो है हमें सर्व करता है कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स को हमें सर्व करता है विद द फॉलोइंग टू प्रिंसिपल को फॉलो करके, जो हमें कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट को सर्व करता है। वो कौन सी दो प्रिंसिपल है, पुश एंड पॉप। अगर हमने अपने डाटा टाइप में नए डाटा को एलिमेंट्स को ऐड करना है तो वो पुश टर्म को यूज़ करेगा। अगर हमने अपने डाटा एलिमेंट्स में जो है जो हमने रिसेंट एलिमेंट्स को ऐड किया गया है उसको हमने रिमूव करना है तो वो पॉप टर्म को यूज़ करता है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, व्हाट डज रूटर डू इन ए नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क में जो है रूटर का क्या फंक्शन रहता है ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका सी सही आंसर है, डिटरमाइंस ऑन विच आउटिंग लिंक ए पैकेट इज टू बी फॉरवर्ड। डिटरमाइन करता है कि जो हमारा डेटा पैकेट है उसको जो है आउटिंग लिंक फॉरवर्ड करने के लिए आउटिंग लिंक को डिटरमाइन करता है कि कौन सा रूट लिंक जो है उसके लिए सही रहेगा फॉरवर्ड के लिए। आगे देखते हैं, ये तो बहुत आसान है। रिपीटर ऑपरेटर इन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल्स। रिपीटर ऑपरेटर ओएसआई मॉडल्स में किस में रहते हैं, फिजिकल लेयर में रहते हैं। गिफ इमेजेस कैन हैव ओनली अप टू डैश कलर्स। तो गिफ इमेजेस हमारा जो है कहाँ तक जो है कलर्स को रख सकती है, या कितने कितने कलर्स तक को वहाँ पे रहते हैं गिफ इमेजेस में। तो इसका सही आंसर है बी, 256 कलर्स को जो है रख सकती है गिफ इमेजेस में। आप यहाँ पे जो है फिगर्स में भी देख पा रहे होंगे, तो ये 256 कलर है। अब देख लो आप कि कैसे 256 कलर। डैश इज स्टोर्ड ऑन ए क्लाइंट, तो इनमें से क्या क्लाइंट में स्टोर रहता है। एंड कंटेन स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेबसाइट विजिटेड, जो कि सभी इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करता हो जिस भी वेबसाइट पे हम विजिट करते हैं। तो इसका सही आंसर है कुकीज़। कुकीज़ क्या करता है कि जितने भी हम वेबसाइट को विजिट करते हैं, कोई डाउनलोडिंग करते हैं, कोई वीडियो प्ले करते हैं वगैरह वगैरह, जो भी हम करते हैं इंटरनेट पर, वो हमारी कुकीज़ की इसमें जो है सेव रहती है। तो हमें जो है ISP या गवर्नमेंट वगैरह वगैरह कोई भी ट्रैक कर सकता है हमारी कुकीज़ को देख के। तो जब हम किसी अननोन वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ भी तो हमसे पूछता है कि आप परमिशन दे रहे हैं हमें अपने कुकीज़ को एक्सेप्ट करने की या नहीं दे रहे हैं। तो कई बार हम उसे एक्सेप्ट भी कर देते हैं कि हम दे रहे हैं, भी पता कर लो कि हम क्या कर रहे हैं, और कई बार हम देते भी नहीं अगर हमें पता होता है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश आर स्मॉल एप्लीकेशंस दैट आर एक्सेस्ड ऑन एन इंटरनेट सर्वर। इनमें से वो कौन सी स्मॉल सी एप्लीकेशन है जिसे हम इंटरनेट सर्वर से भी एक्सेस कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल एंड रन हैज़ ए पार्ट ऑफ वेब डॉक्यूमेंट्स, और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी कर सकते हैं और वेब डॉक्यूमेंट्स की तरह भी उसको रन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, एपलेट्स इसका सही आंसर है, ए इसका सही आंसर है। एपलेट एक स्मॉल सी एप्लीकेशन है जिसे हम जो है इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इंटरनेट से जो है इंटरनेट सर्वर से जो है एक्सेस भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और एज ए वेब डॉक्यूमेंट्स की तरह जो है रन भी कर सकते हैं। तो ए इसका सही आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। MTBF मीन्स, MTBF का क्या मतलब है, मीन टाइम बिफोर फेलियर इसका जो है मतलब है, ए इसका आंसर है। CPU कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड इन, CPU की कैपेसिटी किस में मेजर की जाती है। तो CPU की कैपेसिटी जो है मेगा हर्ट्स में मेजर की जाती है। आज के डेट में CPU की कैपेसिटी जो है गीगा हर्ट्स में भी मेजर की जाएगी। तो अगर यहाँ पे गीगा हर्ट्स भी दिया होगा और मेगा हर्ट्स भी दिया होगा तो आप जो है मेगा हर्ट्स पे ही क्लिक करना, क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर रहते हैं जो एग्ज़ाम को सेट करते हैं वो जो है पुरानी टेक्नोलॉजी को उनको पता होता है। वैसे तो नहीं आएगा कि मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स एक साथ ही दे दें, बट अगर दे दिया जाएगा तो आपने मेगा हर्ट्स को ही क्लिक करना है। आगे देखते हैं, डैश इज़ द फंक्शन की टू डिस्प्ले सेव हैज़ ए बॉक्स। तो यहाँ पे जो है कौन सी फंक्शंस की है जो हमें जो है सेव हैज़ बॉक्स को जो है डिस्प्ले कर दे हमारी स्क्रीन पे, किस पे, MS एक्सेल में, MS वर्ड में या PPT में। तो इसका जो है डी सही आंसर है, F12 वो की है। रैम कैन बी थॉट ऑफ हैज़ द डैश फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर। तो जो है कंप्यूटर प्रोसेसर जो है रैम को और किस तरह से सोचता है या समझता है, तो वो किस तरह से समझता है, वेटिंग रूम की तरह समझता है। तो सी इसका सही आंसर है, क्योंकि रैम क्या स्टैंड करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को स्टैंड करता है। यहाँ पे जो है रैंडमली ही डाटा को एक्सेस किया जाएगा। तो रैंडमली डाटा को एक्सेस किया जाएगा तो किसी डाटा को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए टाइम लगेगा ना, जो रैंडम में खड़ा रहेगा, तो उसको कंप्यूटर प्रोसेसर क्या लेता है, वेटिंग रूम की तरह भी लेता है। आगे देखते हैं,
कोबोल इज़ एन एक्रोनियम फॉर, इनमें से कोबोल का एक्रोनियम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है कोबोल का एक्रोनियम है। तो ये आपने देखना है, ए इसका सही आंसर है। आज के हमारे 30 क्वेश्चंस को जो है हम यहीं पे बाइंड अप कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं या नहीं लगे हैं, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आगे एक्सरसाइज को देखते हैं। द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जो एनालिटिकल इंजन डेवलप किया गया था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के दौरान, यूज्ड डैश हैज़ ए मेमोरी यूनिट। तो इनमें से वो क्या, कौन सा यूज़ करता था मेमोरी यूनिट के तौर पे? तो इसका सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। काउंटर व्हील्स वहाँ पे यूज होते थे मेमोरी यूनिट के लिए। आगे देखते हैं। शेड्यूलिंग क्या है? इसका सही आंसर ए है। अलाउिंग जॉब टू यूज़ द प्रोसेसर, प्रोसेसर को जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स को अलाउ कर देता था वो शेड्यूल के तौर पे, कि प्रोसेसर जो है इस शेड्यूल्स में इस टाइम में ये जॉब को जो है वर्क करेगा, इस टाइम में जो है ये इस जॉब को करेगा। तो इसका ए सही आंसर है। जिन स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं दिए हुए हैं फिर टेंशन की बात है, क्योंकि हारता वो इंसान नहीं है जो कोशिश करता है, हारता वो इंसान है जो कोशिश ही ना करे। आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस के जो है आंसर देने की कोशिश करनी है, चाहे फिर गलत ही क्यों ना हो। अगर गलत हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, गलत भी होंगे तभी हमारे दिमाग में, माइंड में तो बैठेगा कि उस टाइम हमने एक क्वेश्चन का आंसर दिया था जो हमसे गलत हुआ, तो फिर लाइफ में कभी उस क्वेश्चन को हम गलत नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने जो है क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करनी है, जो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 4 में दिए है। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हैं, आप लोगों ने इनके आंसर देना है किसी भी हालत में। आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वर्क पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।